गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसे हम लोग डिप्लोमा में हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन के नाम से जानते हैं और हम लोग बीटेक में इसे फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी के नाम से जानते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस सब्जेक्ट में हमारा कंटेंट क्या होने वाला है और इस सब्जेक्ट में हमारा कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट की डियर, तो ये सब्जेक्ट हमारा कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेजर ऑफ द क्वेश्चंस आपके इस सब्जेक्ट से आने वाले होते हैं। अब हम अपने इस सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं। तो देखिए डियर, ये जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ने चल रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, ये सब्जेक्ट आपका दो वर्ड से मिलकर बना है। दो वर्ड मीन्स ये सब्जेक्ट आपका बना है डियर फ्लूइड प्लस मैकेनिक्स। फ्लूइड प्लस मैकेनिक्स दो वर्ड से मिलकर ये सब्जेक्ट हमारा बना हुआ है। दैट मीन्स ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हम लोग फ्लूइड और फ्लूइड पर जो लगने वाले फोर्सेस एंड फोर्स के इफेक्ट की स्टडी करेंगे, उसी को हम मैकेनिक्स कहते हैं। तो ऐसा सब्जेक्ट डियर जिसमें हम लोग फ्लूइड के अबाउट मतलब फ्लूइड के बारे में और फ्लूइड के ऊपर लगने वाले फोर्स और उस फोर्स के इफेक्ट की स्टडी करेंगे, तो ऐसे सब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं डियर फ्लूइड मैकेनिक्स। मीन्स द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी हैव स्टडी अबाउट फ्लूइड। मीन्स अगर हम बात करें डियर, ऐसे हम बात करें द ब्रांच ऑफ साइंस in which we have studied about the branch of science in which we have studied about fluid and force and its effect on fluid, force and effect of force on any fluid is called fluid मैकेनिक्स। तो यहाँ पे डियर क्या है कि फ्लूइड मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग फ्लूइड की स्टडी करेंगे और उस फ्लूइड पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स और उस फोर्स के इफेक्ट की स्टडी करेंगे। अब बात करते हैं डियर कि ये सब्जेक्ट आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, फ्लूइड प्लस मैकेनिक्स। पहले हम लोग ये समझ लें कि फ्लूइड क्या है, देन हम लोग ये समझ लें कि मैकेनिक्स क्या है, देन उसी का कॉम्बिनेशन स्टडी हमारा कहलाएगा फ्लूइड मैकेनिक्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डियर कि व्हाट इज फ्लूइड। तो यहां देखिए डियर, समझने वाली बात यह है फ्लूइड क्या है। तो एवरीथिंग विच कैपेबल फ्लो, सभी चीजें, सभी वो सब्सटेंस जो फ्लो करने की कैपेबिलिटी रखते हों, उसे हम लोग फ्लूइड कहते हैं। जैसे पानी, आप थोड़ा सा टिल्ट करिए, फ्लो करना शुरू करेगा। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मधु मीन्स जिसे हम लोग बोलते हैं शहद, तो ये सारी चीजें डियर हमारी क्या है कि फ्लो करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। टूथपेस्ट है ना, मड, बहुत सी सारी चीजें हैं जो हमारी फ्लो करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, उसे हम लोग फ्लूइड कहते हैं। दैट मीन्स अगर फ्लूइड की डिफिनेशन की बात करें डियर, तो एवरी सब्सटेंस मतलब वो सभी सब्सटेंस which is flow continuously, लगातार
continuously, which is flow continuously under the action of shear फोर्स। देखिए ये क्या होता है डियर कि जब कोई फ्लूइड हमारा वो तब फ्लूइड कहलाएगा उस पर जब हम लोग एक्सटर्नल शियर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें कॉन्टिन्यू डिफॉर्मेशन होता रहेगा, उस कॉन्टिन्यू डिफॉर्मेशन को हम लोग फ्लो कहते हैं। तो दैट मीन्स किसी भी सब्सटेंस पर एक्सटर्नल शियर फोर्स लगाने पर अगर उसमें कॉन्टिन्यू फ्लो हो तो उसे हम लोग बोलेंगे फ्लूइड। सेकेंड हम लोग ये कह सकते हैं, सेकेंड और हम लोग ये कह सकते हैं कि एवरी सब्सटेंस विच इज फ्लो इट्स ओन वेट इज कॉल्ड फ्लूइड। सभी सब्सटेंस जो अपने खुद के वेट के कारण भी फ्लो करें, जैसे आप वाटर ले लीजिए ग्लास में, आप तिरछा करना शुरू करिए, टिल्ट करिए तो उसका क्या होगा, वाटर अपने आप अपने वेट के कारण फ्लो करना शुरू करेगा। पेट्रोल ले लीजिए, केरोसिन ले लीजिए, तो ऐसे फ्लूइड जो खुद के वेट के कारण फ्लो करें वो भी हमारे, ऐसे सब्सटेंस जो खुद के वेट के कारण फ्लो करें उसे भी हम लोग फ्लूइड कहते हैं। लेकिन सभी सब्सटेंस ऐसे नहीं होंगे जो खुद के वेट के कारण भी फ्लो करेंगे। जैसे टूथपेस्ट अगर हम उसको उल्टा कर देंगे, जब तक उस पर प्रेशर फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे तब तक उस पर फ्लो नहीं होगा। तो ये जरूरी नहीं कि सारे फ्लूइड खुद के वेट के कारण फ्लो करें, बट फ्लूइड की ये भी एक प्रॉपर्टीज है और फ्लूइड फ्लो इट्स ओन वेट, इट्स ओन वेट। तो ये हमारा होता है डियर फ्लूइड। अब बात करते हैं फ्लूइड, तो ये हमारी फ्लूइड की डिफिनेशन हो गई। हम आगे बात करेंगे मैकेनिक्स क्या है, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि फ्लूइड की जो कैटेगरी दैट मीन्स क्लासिफिकेशन क्या है। तो पहले आइए हम लोग ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि व्हाट इज मैकेनिक्स, व्हाट इज फ्लूइड वी हैव स्टडी। अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज मैकेनिक्स। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं डियर मैकेनिक्स क्या है। हम लोग डिस्कस करते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है डियर कि द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी हैव स्टडी फोर्सेस एंड इट्स इफेक्ट ऑन एनी सब्सटेंस, फोर्सेस एंड इट्स इफेक्ट ऑन एनी सब्सटेंस। तो ये हमारी कहलाती है डियर मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स हमारा क्या होता है, स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड इट्स इफेक्ट ऑन एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड मैकेनिक्स। अगर इसके क्लासिफिकेशन की बात करें डियर तो इसे हम लोग दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट हम लोग देखो, जब हमारे पास कोई सॉलिड बॉडी हो, जब हमारे पास कोई सॉलिड बॉडी हो, उस सॉलिड बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें और उस एक्सटर्नल फोर्स और उस फोर्स की वजह से उस बॉडी पर आने वाले इफेक्ट की स्टडी करेंगे, तो ऐसी मैकेनिक्स को कहते हैं डियर सॉलिड बॉडी मैकेनिक्स। ऐसी मैकेनिक्स को हम लोग कहते हैं सॉलिड बॉडी मैकेनिक्स। अब बात कर रहे हैं डियर कि अगर हम अपने उसी फोर्स को किसी फ्लूइड बॉडी पर अप्लाई करें और उस फ्लूइड पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स और उस फोर्स के इफेक्ट की स्टडी करेंगे, तो ऐसी मैकेनिक्स को डियर हम लोग बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स। तो ये हमारा होता है डियर सॉलिड बॉडी मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो अब जब सॉलिड बॉडी की हम बात करते हैं डियर, तो सॉलिड बॉडी हमारे पास जब किसी सॉलिड बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो एक लिमिट कंडीशन तक मीन्स अप टू सर्टेन लिमिट उस बॉडी पे या तो डिफॉर्मेशन होगा या डिफॉर्मेशन नहीं होगा। अगर एक सर्टेन लिमिट, जिसे हम लोग इलास्टिक लिमिट बोलें या प्रोपोर्शनल लिमिट बोलें, अगर किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स
अप टू सर्टेन लिमिट तक अप्लाई करने पर उस बॉडी में डिफॉर्मेशन ना हो, बिना डिफॉर्मेशन हुए बॉडी उस फोर्स को ट्रांसफर करे, कोई वर्क डन दे, तो ऐसी बॉडी को हम लोग बोलते हैं डियर रिजिड बॉडी। क्योंकि एक सर्टेन लिमिट तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने पर बॉडी में कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा, तो ऐसी बॉडी को डियर हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी। अब उस रिजिड बॉडी पर अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें और उस फोर्स के इफेक्ट की स्टडी करें, तो ऐसी मैकेनिक्स को डियर हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी मैकेनिक्स। रिजिड बॉडी मैकेनिक्स। सेकेंड केस ये होगा डियर कि अब एक ऐसी बॉडी भी हमारे पास अवेलेबल होगी सॉलिड में जिस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें तो वे एक अप टू सर्टेन लिमिट तक उसमें डिफॉर्मेशन अचीव्ड होगा, तो ऐसी बॉडी को हम लोग डिफॉर्मेबल बॉडी बोलते हैं। तो नेक्स्ट हमारी होती है डिफॉर्मेबल बॉडी। अब इस डिफॉर्मेबल बॉडी पे डियर अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें और उस फोर्स के इफेक्ट की स्टडी करें तो ऐसी मैकेनिक्स को बोलते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स। डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स। तो ये हमारा होता है डियर सॉलिड मैकेनिक्स का कैटेगरी। अब इन डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स के अंतर्गत जो हमारा सब्जेक्ट आता है डियर, हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, किसी भी मटेरियल की स्ट्रेंथ तभी पता चलेगी जब वो एक अप टू सर्टेन लिमिट तक डिफॉर्म होगा। जिस लिमिट पे डिफॉर्म होगा वही उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी। तो जब बॉडी को डिफॉर्म करेंगे तभी उसकी स्ट्रेंथ हमें पता चलेगी। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज द सब्जेक्ट ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स। एंड रिजिड बॉडी मैकेनिक्स में डियर जो हम लोग पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ मशीन, जिसे हम लोग बोलते हैं टूम। थ्योरी ऑफ मशीन में हम लोग क्या करते हैं डियर, मशीनों पर फोर्स अप्लाई करते हैं, उस फोर्स के इफेक्ट की स्टडी करते हैं और उस पर कुछ वर्क डन मिलता है उसकी स्टडी करते हैं। तो ऐसे ब्रांच में हम लोग क्या करते हैं, इस पर कोई भी बॉडी में डिफॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये हमारा कहलाएगा रिजिड बॉडी मैकेनिक्स के अंतर्गत। थ्योरी ऑफ मशीन के साथ में मैकेनिक्स ऑफ मशीन, मोम, मैकेनिक्स ऑफ मशीन भी हमारा होता है रिजिड बॉडी मैकेनिक्स का कैटेगरी। तो ये हमारा होता है डियर सॉलिड बॉडी मैकेनिक्स का एग्जांपल। अब सॉलिड बॉडी मैकेनिक्स को हम लोग अगर और क्लासिफाई करना चाहें डियर, तो जब कोई बॉडी स्टैटिक कंडीशन में हो, अगर बॉडी हमारा स्टैटिक कंडीशन में हो, सपोज करो कि सपोज करिए कि सॉलिड बॉडी हमारा स्टैटिक कंडीशन में हो। सपोज करिए कि सॉलिड बॉडी हमारा स्टैटिक कंडीशन में हो, तो उस स्टैटिक कंडीशन पे अगर हम फोर्स को अप्लाई करें और उस फोर्स के इफेक्ट की स्टडी करें तो वो हमारा कहलाता है स्टैटिक मैकेनिक्स। स्टैटिक मैकेनिक्स, स्टैटिक मैकेनिक्स। अगर इसी को हम लोग डियर क्या करें, बॉडी हमारा मूव करता रहे, डायनेमिक कंडीशन में हो और उस पर हम किसी एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करें और उस फोर्स के इफेक्ट की स्टडी करें तो वो हमारा कहलाता है डायनेमिक्स मैकेनिक्स। स्टैटिक एंड डायनेमिक्स। अब डायनेमिक्स में भी हम लोग क्या कैटेगरी को क्लासिफाई करते हैं डियर, कि अगर वो बॉडी हमारा उस बॉडी को, देखो कोई भी बॉडी डायनेमिक तब होगा जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। अब उस बॉडी पर जो बॉडी मोशन में है, यदि हम उसके केवल और केवल मोशन की स्टडी करें, वी हैव स्टडी ओनली अबाउट द मोशन ऑफ बॉडी, जबकि बॉडी में मोशन तभी होगा जब उसके पीछे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, मतलब मोशन का कुछ ना कुछ रीजन होगा। बट हम लोग केवल मोशन की स्टडी करेंगे, मोशन के रीजन की स्टडी नहीं करेंगे। मीन्स वी हैव स्टडी ओनली मोशन, नॉट cause of motion is called
काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का मतलब ओनली स्टडी अबाउट मोशन, रीजन ऑफ मोशन की स्टडी नहीं करेंगे। देन अगर हम लोग मोशन के साथ साथ रीजन ऑफ मोशन की भी स्टडी करेंगे, यानी कि फोर्स एंड फोर्स के इफेक्ट की भी स्टडी करेंगे, तो ऐसी मैकेनिक्स को हम लोग कहते हैं काइनेटिक। काइनेटिक। तो ये हमारा होता है डियर सॉलिड बॉडी मैकेनिक्स का क्लासिफिकेशन। अब आइए बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। अब बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है डियर, चलिए इसको हम लोग यहाँ से रिमूव करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स हमारा क्या होता है, आइए उस पर हम लोग स्टडी करने चल रहे हैं। देखिए डियर, हम लोग स्टडी करने चल रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। हमने कहा डियर एवरी सब्सटेंस विच कैपेबल फ्लो कॉन्टिन्यूअस अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्स इज कॉल्ड फ्लूइड। अब उस फ्लूइड पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें, उस फोर्स के इफेक्ट की स्टडी करें, तो वो ब्रांच हमारी कहलाएगी फ्लूइड मैकेनिक्स। अब फ्लूइड मैकेनिक्स में हमारा क्या होगा डियर, यदि फ्लूइड हमारा स्टैटिक कंडीशन में हो, रुका हुआ हो, किसी कंटेनर में बंद एक जगह रखा हो, छत के ऊपर टैंक में पानी भरा हो, तो ऐसी ब्रांच को जब हम स्टडी करेंगे, उस टैंक के अंदर के फ्लूइड और उस फ्लूइड के कारण छत के फर्श पर लगने वाले फोर्स की स्टडी करेंगे, तो वो हमारा कहलाएगा स्टैटिक फ्लूइड मैकेनिक्स। स्टैटिक फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसे हम लोग डियर हाइड्रोस्टैटिक के नाम से पढ़ेंगे अपने इस सब्जेक्ट में। किस नाम से पढ़ेंगे, हाइड्रोस्टैटिक के नाम से हम लोग इसमें पढ़ेंगे, हाइड्रोस्टैटिक के नाम से पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डियर, अच्छा हाइड्रोस्टैटिक में हम लोग जैसे हम लोग पढ़ेंगे पास्कल लॉ पढ़ेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हमारी क्या है, जैसे एग्जांपल पास्कल लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये सारे हमारे होंगे हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड मैकेनिक्स के अंतर्गत। अब यदि वही फ्लूइड हमारा डियर फ्लो करे कॉन्टिन्यूअस, और उस फ्लो, कोई भी फ्लूइड अगर फ्लो करेगा तो या तो अपर हाइट से लोअर हाइट की तरफ फ्लो करेगा, तो ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स फ्लो कर रहा है, या तो अगर दोनों की हाइट पैरेलल हो तो हम यहाँ कोई पंप फोर्स लगा दें और पंप से हम फ्लूइड को फ्लो कराएं, या लोअर हाइट से अपर हाइट पर फ्लूइड को भेजना हो तो हम यहाँ पर कोई पंप लगा दें, सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा दें या रेसिप्रोकेटिंग पंप लगाकर उसको ऊपर की ओर भेजें। दैट मीन्स एक्सटर्नल डिवाइस अप्लाई करें और वह एक्सटर्नल डिवाइस उस पर वर्क करेगा। तो ऐसे केस में उस ब्रांच के जो हम लोग स्टडी करेंगे डियर, वो कहलाएगा डायनेमिक फ्लूइड मैकेनिक्स। डायनेमिक फ्लूइड मैकेनिक्स, इसी को हम लोग डियर अपने सब्जेक्ट में फ्लूइड डायनेमिक्स के नाम से जानते हैं, उसी के नाम से स्टडी करेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स, तो ये हमारा हो गया फ्लूइड डायनेमिक्स। जब फ्लूइड फ्लो करेगा तो उसके फ्लो के समय हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स और उसके फोर्स के इफेक्ट की स्टडी करेंगे। अब यहां देखो डियर, जब फ्लूइड मोशन में होगा तो उस केस में यदि उस फ्लूइड के केवल और केवल फ्लूइड के मोशन की स्टडी करेंगे, केवल और केवल फ्लूइड के मोशन की स्टडी करेंगे, तो ऐसी मैकेनिक्स हमारी कहलाएगी काइनेमेटिक्स फ्लूइड मैकेनिक्स, या उसे हम लोग बोलेंगे हम लोग फ्लूइड काइनेमेटिक्स। फ्लूइड ये हमारा होता है फ्लूइड काइनेमेटिक्स। फ्लूइड काइनेमेटिक्स, यदि फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा है और केवल उसके फ्लो के वेलोसिटी की स्टडी करेंगे तो वो कहलाएगा फ्लूइड काइनेमेटिक्स। अब उसके वेलोसिटी या फ्लो के साथ साथ रीजन ऑफ फोर्सेस की भी अगर हम लोग स्टडी करना शुरू कर दें
फोर्स और उसके इफेक्ट की भी स्टडी करना शुरू कर दें तो वो हमारा कहलाता है डियर फ्लूइड काइनेटिक। फ्लूइड काइनेटिक। तो ये हमारा होता है डियर फ्लूइड मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग स्टैटिक फ्लूइड मैकेनिक्स, डायनेमिक्स फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे, हाइड्रोस्टैटिक पढ़ेंगे, फ्लूइड काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, फ्लूइड काइनेटिक पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों की डिस्कशन में चलेंगी। अब हम पहले ये डिस्कस करते हैं डियर कि फ्लूइड मैकेनिक्स का जो हमने कंबाइंड डेफिनेशन दिया उसके बारे में थोड़ा सा और आपको डिटेल्ड स्टडी देते हैं। अभी हम लोगों ने क्या किया डियर, जैसे हम लोगों ने देखा फ्लूइड, हम लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स की डिफिनेशन देखी। तो डिफिनेशन हम लोगों ने क्या देखा डियर कि एवरी सब्सटेंस, हम लोगों ने देखा एवरी सब्सटेंस विच कैन फ्लो continuously under the action of shear force। तो ये हम लोगों ने डिफिनेशन देखा था डियर फ्लूइड मैकेनिक्स की, दैट मीन्स एवरी सब्सटेंस विच कैन फ्लो, वो सभी सब्सटेंस जो फ्लो करेंगे अंडर द एक्शन ऑफ कॉन्टिन्यू शियर फोर्स। शियर फोर्स मीन्स कर्तन बल के लगातार लगाए जाने की वजह से कॉन्टिन्यूअस फ्लो होगा सब्सटेंस में, तो उसे हम लोग फ्लूइड बोलते हैं, ये हमारा फ्लूइड नहीं, ये हम लोग फ्लूइड की बात करें, मैकेनिक्स नहीं। ये हमारा है डियर फ्लूइड, हम मैकेनिक्स नहीं, हम बात कर रहे हैं केवल फ्लूइड की, कि हमारा ये फ्लूइड क्या होता है। तो एवरी सब्सटेंस which can flow under the action of shear stress is called fluid। अब यहाँ पे एक टर्म है डियर कि एवरी का मतलब सभी हो गया। सब्सटेंस क्या होता है, वो सब्सटेंस जो फ्लो कर रहे हैं वो क्या होते हैं, कोई भी सब्सटेंस हमारे क्या होते हैं डियर, मतलब सब्सटेंस वो चीजें होती हैं जिनका एक फाइनाइट मास होता है, जिसे हम स्पर्श कर फील कर सकते हैं, जिसके पास कुछ न कुछ वेट होता है। इन सभी चीजों को हम लोग सब्सटेंस कहते हैं। सब्सटेंस का मतलब क्या होता है डियर, ऐसा चीज जिसमें फाइनाइट मास होगा, कुछ इसका वॉल्यूम होगा फाइनाइट। अब फाइनाइट वॉल्यूम होगा, अगर गैस होगी तो उसका वॉल्यूम हो सकता है इनफाइनाइट भी हो सकता है, तो वो अभी अलग केस की बात हो जाएगी, अभी इसकी बात छोड़ दीजिए। फाइनाइट मास होगा और मास के साथ साथ वो हमारा क्या होगा, टेंजिबल होगा। टेंजिबल का मतलब ये है डियर कि हम ऐसी चीजों को सब्सटेंस कहते हैं जिसे हम लोग महसूस कर सकने वाली चीजों को हम लोग टेंजिबल बोलते हैं। तो वो सारी चीजें जिसे हम स्पर्श करके समझ सकें तो वो हमारे कहलाते हैं सब्सटेंस, जिनके पास कुछ फाइनाइट मास होता है वो हमारे कहलाते हैं सब्सटेंस। अब हमने बात किया कि एवरी सब्सटेंस विच कैन फ्लो, तो अब हमने बात किया फ्लो। तो फ्लो का मतलब क्या होता है डियर, फ्लो का मतलब क्या होता है, यहां पे देखिए, सपोज करिए कि एक कंटेनर था, इस कंटेनर में ये फ्लूइड हमारा भरा हुआ है। अब जब फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में है तो फ्लूइड का हर मॉलिक्यूल्स इस तरह से अपने अपने पोजीशन पे है, अब अगर इस पे हम एक्सटर्नल शियर फोर्स अप्लाई कर दें तो होगा क्या डियर कि एक फ्लूइड का मॉलिक्यूल्स हो सकता है यहां पहुंचे, दूसरे का मॉलिक्यूल यहां रहे, तीसरे का हो सकता है यहां रहे, इसका यहां रहे। तो होगा क्या डियर कि इन फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर इसकी वेलोसिटी v होगी तो हो सकता है इसकी वेलोसिटी
v प्लस dv हो, इसकी वेलोसिटी v माइनस dv हो, मीन्स कुछ भी होगी लेकिन इन सभी मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी सेम नहीं होगी। इनके बीच में आपस में रिलेटिव चेंज होगा, और रिलेटिव चेंज कैसा होगा, इनके पोजीशन का चेंज होगा। अगर फ्लूइड का मॉलिक्यूल्स पहले यहाँ था, अब यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर आगे बढ़ गया, तो ये लगातार समय के साथ अपने पोजीशन को चेंज करेगा और ये सभी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के सापेक्ष रिलेटिव मोशन में होंगे। इसी टर्मिनोलॉजी को हम लोग बोलते हैं फ्लो। फ्लो का मतलब क्या होता है डियर, कि फ्लूइड पार्टिकल्स चेंज इट्स प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। समय के अनुसार फ्लूइड के पार्टिकल्स अपने प्लेस को चेंज करेंगे। इसी टर्मिनोलॉजी को हम लोग फ्लो कहते हैं। फ्लो का मतलब क्या होता है डियर, फ्लूइड पार्टिकल्स change its own position, फ्लूइड पार्टिकल्स अपने खुद की अवस्था को, पोजीशन को चेंज करेंगे। ओन पोजीशन, चेंज इट्स ओन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग फ्लूइड के पार्टिकल्स अपने पोजीशन को चेंज करेंगे। इसी टर्मिनोलॉजी को, दैट टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड फ्लूइड। तो ये हमारा कहलाता है डियर फ्लूइड। तो सॉरी, ये हमारा कहलाता है फ्लो, फ्लूइड नहीं, ये हमारा कहलाता है फ्लो। दैट टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड फ्लो। तो ये हो गया हमारा एवरेज सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब ये हो गया जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसका फाइनाइट मास होता है, जिसके अंदर कुछ वेट होता है, तो ये हमारा कहलाता है फ्लूइड। और जो कॉन्टिन्यूसली अंडर हमारा क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है। फ्लो का मतलब ये टर्मिनोलॉजी हो गई। तो ये हमारा हो गया डियर बेसिक फ्लूइड क्या होता है। अब अगर टाइप ऑफ फ्लूइड की बात करें, टाइप्स ऑफ फ्लूइड, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं डियर क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ फ्लूइड के टाइप। तो बेसिक क्या होता है डियर, फ्लूइड हमारे पास दो तरीके के अवेलेबल होते हैं। फ्लूइड हमारे पास दो टाइप से अवेलेबल होते हैं। एक हमारे पास होता है डियर आइडियल फ्लूइड, और एक हमारे पास होता है रियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड को हम लोग आदर्श द्रव बोलते हैं, आदर्श द्रव, और रियल फ्लूइड को हम लोग वास्तविक द्रव बोलते हैं। अब ये बार बार ये जो फ्लूइड आ रहा है डियर, ये जो बार बार हमारे पास फ्लूइड आ रहा है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है कि फ्लूइड का मतलब ये होता है डियर, एवरी गैसेस आर कॉल्ड फ्लूइड एंड एवरी लिक्विड आर कॉल्ड फ्लूइड। सभी all type of gases are called fluid and all type of liquid are called fluid. No any type of gases are called liquid and no any type of gases are called, no any liquid are called gas. कोई भी गैस लिक्विड नहीं कहलाएगा, कोई भी लिक्विड गैस नहीं कहलाएगा, बट सभी गैसेस फ्लूइड कहलाएंगे और सभी लिक्विड फ्लूइड कहलाएंगे। कुछ इनकी सिमिलरिटीज हैं, इस वजह से इन गैस और लिक्विड को हम लोग फ्लूइड कहते हैं। अब चूंकि हम जानते हैं कि गैस हमारी क्या हो सकती है डियर, कंप्रेस हो सकती है। गैस को हम कितना भी कंप्रेस कर लें वो कंप्रेस हो सकती है, एक शेप तक तो कंप्रेस हो ही जाएगी। 1 लीटर सिलेंडर में हम गैस डलवाएं, 2 लीटर डलवाएं, 4 लीटर डलवाएं, तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम तो फिक्स है,
तो एक फिक्स वॉल्यूम में गैस को हम कंप्रेस कर करके उसका वॉल्यूम को उसके वेट को बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा होता है, गैस आपकी क्या होती है, कंप्रेसिबल होती है। अब गैस कंप्रेसिबल होती है और लिक्विड जो होते हैं डियर बहुत माइनर कंप्रेसिबल होते हैं, जिस वजह से उसे हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं उसका कंप्रेसिबल। तो इसीलिए लिक्विड को हम लोग इनकंप्रेसिबल मानते हैं। तो ये होता है हमारा फ्लूइड, गैस प्लस लिक्विड को मिलाकर बनता है। अब आइए यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं आइडियल फ्लूइड एंड रियल फ्लूइड, आदर्श द्रव एंड रियल या वास्तविक द्रव। आइडियल फ्लूइड का मतलब ये होता है डियर कि आगे हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे फ्लूइड में, हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, डेंसिटी पढ़ेंगे, सरफेस टेंशन पढ़ेंगे, विस्कोसिटी पढ़ेंगे, कोहेशन पढ़ेंगे, एडहेशन पढ़ेंगे, ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इन सारी प्रॉपर्टीज में से फ्लूइड की कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो आदर्श द्रव में नहीं होंगी और रियल द्रव में मीन्स रियल फ्लूइड में होंगी। जैसे अगर हम बात करें कि ऐसे फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी 0 हो, ऐसे फ्लूइड जिसका सरफेस टेंशन, चूंकि आगे हम लोग सरफेस टेंशन भी डिस्कस करेंगे, तो ये भी यहां से समझिए, जिसका सरफेस टेंशन 0 हो, इस टाइप के फ्लूइड को हम लोग क्या कहते हैं डियर, आइडियल फ्लूइड कहते हैं। और इस आइडियल फ्लूइड को हम कितना भी एक्सटर्नल फोर्स लगा दें उसमें कंप्रेसिबिलिटी 0 होगी। दैट मीन्स कंप्रेसिबिलिटी हमारी क्या होगी, 0 कंप्रेसिबिलिटी होगी। तो इसे हम लोग बोलेंगे इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। और अब यहां पे देखो, अगर 0 विस्कोसिटी होगी तो उसे हम लोग बोलेंगे इनविस्कस फ्लूइड। तो ऐसे फ्लूइड डियर जिसकी विस्कोसिटी 0 हो, सरफेस टेंशन 0 हो, कंप्रेसिबिलिटी 0 हो, ऐसे फ्लूइड को हम लोग आइडियल फ्लूइड कहते हैं। और नेचर में कोई भी आइडियल फ्लूइड अवेलेबल नहीं है, बट हम लोग अपनी स्टडी को इजी करने के लिए किसी न किसी चीज़ को तो आइडियल मानते हैं। तो अपनी स्टडी को इजी करने के लिए हम लोगों ने क्या किया डियर, हम लोगों ने वाटर एंड एयर को, अब वाटर एंड एयर को एट NTP या STP, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे वाटर एंड एयर को एज ए आइडियल फ्लूइड हम लोगों ने कंसीडर किया। तो अपनी स्टडी को इजी करने के लिए वाटर एंड एयर को एज ए आइडियल फ्लूइड हम लोगों ने कंसीडर किया। अब नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज रियल फ्लूइड। तो ऑब्वियसली है डियर कि रियल फ्लूइड वो सारे फ्लूइड कहलाएंगे जिसमें इट हैज सम विस्कोसिटी, जिसके अंदर कुछ विस्कोसिटी हो। इट हैज सम सरफेस टेंशन, कुछ इसके अंदर पृष्ठ तनाव बल होगा। सम सरफेस टेंशन। इट हैज ऐसे देखिए कंप्रेसिव, ये हमारे क्या होंगे, कंप्रेसिव नेचर में होंगे, जिसे हम लोग कंप्रेसिबल फ्लूइड कहते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज अगर फ्लूइड में होगी डियर, तो वो फ्लूइड हमारा कहलाएगा रियल फ्लूइड। अब इस रियल फ्लूइड को भी हम लोग अगर क्लासीफाई करना चाहें डियर, रियल फ्लूइड को हम लोग क्लासीफाई करना चाहें तो यहां से देखिए रियल फ्लूइड को बेसिकली हम लोग 2 टाइप से क्लासीफाई करेंगे।
फर्स्ट हमारा होता है डियर न्यूटोनियन फ्लूइड। आगे इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। रियल फ्लूइड में न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, इन सब चीज़ों को हम लोग बहुत डिटेल्ड में डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, रियल फ्लूइड को हम लोग दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड, ऐसे फ्लूइड जो न्यूटन के लॉ को ओबे करें, पालन करें। बताएंगे हम लोग आगे कि न्यूटन के लॉ को कैसे ओबे करेंगे, उन फ्लूइड्स को हम लोग न्यूटोनियन फ्लूइड कहेंगे। और ऐसे फ्लूइड जो न्यूटन के लॉ का पालन ना करें, ओबे ना करें, उसे हम लोग कहते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। अब ये जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है डियर, ये भी हमारे टू टाइप से क्लासिफाई किए जाते हैं। नॉन न्यूटोनियन को भी हम लोग टू टाइप्स से क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट हम लोग करते हैं टाइम डिपेंडेंट नॉन न्यूटोनियन एंड टाइम इंडिपेंडेंट नॉन न्यूटोनियन। ये हमारे होते हैं टाइम डिपेंडेंट नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड एंड टाइम इंडिपेंडेंट नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो ये हमारा होता है डियर सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड। फ्लूइड मैकेनिक्स का ये हमारा हो गया एक जनरल क्लासिफिकेशन, जिस पे हम लोगों ने देखा कि फ्लूइड मैकेनिक्स हमारी कैसे होती है, क्या होती है, किस ब्रांच में आती है, किस कैटेगरी में आती है, इन सारी चीज़ों के हम लोगों ने स्टडी किया। अब हम लोग क्या करते हैं डियर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी डिस्कस करने चल रहे हैं कि यदि कोई फ्लूइड हमारा स्टैटिक कंडीशन में हो, कोई फ्लूइड हमारा स्टैटिक कंडीशन में हो, तो उस फ्लूइड पर कौन कौन से फोर्स हमारे एक्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि इन स्टैटिक फ्लूइड, यहां से देखिए डियर, क्वेश्चन आपका पूछा जाता है इन स्टैटिक फ्लूइड। स्टैटिक फ्लूइड का मतलब यह होता है डियर हाइड्रोस्टैटिक में, हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड में, हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड में यदि हम टाइप्स ऑफ फोर्स की बात करें, टाइप्स ऑफ फोर्स, कौन कौन से फोर्स हमारे स्थिर अवस्था द्रव में लगते हैं, एक्ट करते हैं। तो यहां पे देखिए डियर, एक अगर हम कंटेनर ले लें, इस कंटेनर में हम लोग क्या करें, फ्लूइड को फिल कर दें। इस कंटेनर में फ्लूइड को फिल कर दें। तो एक टर्म हमने आपको बताया था डियर कि फ्लूइड हमारा कॉन्टिन्यूअस फ्लो करेगा यदि उस पर एक्सटर्नल शियर फोर्स अप्लाई करेंगे। यदि शियर फोर्स अप्लाई करेंगे तो शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, उसी रेजिस्टेंस को शियर स्ट्रेस बोलते हैं। तो अब जब स्थिर अवस्था में फ्लूइड है तो मतलब शियर फोर्स हम नहीं लगा रहे हैं। अगर शियर फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो शियर स्ट्रेस भी इस पे जनरेट नहीं होगा। इसका मतलब क्लियर हो गया डियर कि स्टैटिक कंडीशन में शियर फोर्स हमारा क्या होता है, जीरो होता है। यदि शियर फोर्स जीरो होगा तो शियर स्ट्रेस ऑल्सो जीरो हो जाएगा, शियर स्ट्रेस विल ऑल्सो जीरो। नेक्स्ट बात करते हैं डियर कि देखो स्थिर अवस्था में ये फ्लूइड का जो टोटल वेट है इस सरफेस पे एक नॉर्मल लोड एक्ट कर रहा है। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर लोड एक्ट कर रहा है। तो परपेंडिकुलर लोड एक्ट कर रहा है, वो भी एक टाइप का फोर्स है। दैट मीन्स इस सरफेस पर फ्लूइड की बॉटम पर इस बकेट या कंटेनर के बॉटम पर एक नॉर्मल लोड एक्ट होगा, नॉर्मल
नॉर्मल लोड एक्ट एट बॉटम ऑफ कंटेनर, एट बॉटम ऑफ कंटेनर। अब हम ये जानते हैं डियर कि यदि इस पे नॉर्मल लोड एक्ट हो रहा होगा तो उस नॉर्मल लोड की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेस इंड्यूस्ड हो रहा होगा। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि स्टैटिक फ्लूइड में नॉर्मल स्ट्रेस इंड्यूस्ड होता है या नहीं। तो यदि नॉर्मल लोड इस पे एक्ट हो रहा होगा तो उसकी वजह से नॉर्मल स्ट्रेस भी इंड्यूस्ड होगा। दैट मीन्स नॉर्मल स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा। नेक्स्ट बात करते हैं डियर, अब ये फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में है तो ग्रेविटी फोर्स इस पर एक्ट करेगा, तो ग्रेविटी फोर्स भी लगेगा स्टैटिक फ्लूइड में। ग्रेविटी फोर्स भी इस पे एक्ट करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं डियर, यदि फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में है तो जब आगे हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे हाइड्रोस्टैटिक, वहां पे एक फोर्स हम लोग डिस्कस करेंगे, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। तो स्टैटिक कंडीशन में फ्लूइड में हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करता है। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जिसे हम लोग बोलते हैं द्रव स्थैतिकी बल, द्रव स्थैतिकी बल। चलिए आगे बात करते हैं डियर, हम एक टॉपिक पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, उसमें हम लोग पढ़ेंगे विस्कोसिटी क्या होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं श्यानता, जिसे हम लोग बोलते हैं श्यानता। तो होगा क्या डियर, जब श्यानता पढ़ेंगे तो जब कोई फ्लूइड की लोअर लेयर या अपर लेयर फ्लो करेगी तो उन दोनों के वेलोसिटी में डिफरेंस आएगा, वहां पे उस डिफरेंस की वजह से विरोध उत्पन्न होगा, रेजिस्टेंस उत्पन्न होगा। अगर दो लोग हाथ पकड़कर दौड़े और एक की स्पीड ज़्यादा हो एक की स्पीड कम हो तो ज़्यादा वाले को ये लगेगा कि कम वाला हमें रोक रहा है, और कम जिसकी वेलोसिटी है उसको ये लगेगा कि ज़्यादा वाला हमें धकेल रहा है या खींच रहा है। मतलब दोनों के बीच एक रेजिस्टेंस फील हो रहा है। उस रेजिस्टेंस को हम लोग अगर लिक्विड के फॉर्म में देखें तो उस रेजिस्टेंस को बोलते हैं विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स या श्यान बल, श्यान बल। तो अब जब कोई फ्लूइड फ्लो करेगा तभी उसमें विस्कस फोर्स जनरेट होगा, अदरवाइज उनके मॉलिक्यूल स्टैटिक कंडीशन में है तो दो मॉलिक्यूल्स या दो लेयर के बीच में कोई विरोध उत्पन्न नहीं होगा। तो मतलब हम कह सकते हैं विस्कस फोर्स जीरो होगा रुके हुए फ्लूइड में। ये क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स विस्कस फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बट विस्कस फोर्स जीरो होगा लेकिन फ्लूइड की जो विस्कोसिटी होगी, जो श्यानता होगी वो जीरो नहीं होगी। बट विस्कोसिटी डज नॉट इक्वल टू जीरो, विस्कोसिटी जीरो नहीं होगी। मीन्स जितनी विस्कोसिटी है वो विस्कोसिटी आपके इसके अंदर रहेगी। अब एक बात करते हैं डियर, इसके सरफेस पर, फ्लूइड की सरफेस पर एक प्रॉपर्टीज अभी हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में सरफेस टेंशन प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो फ्लूइड की सरफेस पर, फ्लूइड की ऐसी सरफेस जो एयर के कांटेक्ट में हो। देखो फ्लूइड की ये वाली सरफेस इस सॉलिड बॉडी के कांटेक्ट में है, ये वाली सरफेस सॉलिड बॉडी के कांटेक्ट में है, ये वाली सरफेस भी सॉलिड बॉडी के कांटेक्ट में है। तो जो सरफेस सॉलिड बॉडी के कांटेक्ट में होगी वहां पर सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव उत्पन्न नहीं होता है। वहां पृष्ठ तनाव उत्पन्न होगा जहां पर फ्लूइड की सरफेस एयर के कांटेक्ट में होगी, तो वहां पर पृष्ठ तनाव उत्पन्न होगा। और स्टैटिक फ्लूइड में सरफेस टेंशन लगता है। तो स्टैटिक फ्लूइड में कौन सा फोर्स लगेगा, सरफेस टेंशन फोर्स, सरफेस टेंशन आपका एक्ट करेगा इन
स्टैटिक फ्लूइड, हम स्टैटिक फ्लूइड में बात कर रहे हैं। तो इतने फोर्सेस हमारे क्या होते हैं डियर, एक्ट करते हैं स्टैटिक फ्लूइड में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे रिलेटेड एक मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन जाता है, 1 मार्क ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर रहे हैं डियर, कि जो हम फ्लूइड पढ़ रहे हैं कुछ और फ्लूइड के इंपॉर्टेंट पॉइंट की डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि फ्लूइड का, सपोज करो कि हमारे इस कंटेनर में 10 लीटर फ्लूइड है, 10 लीटर फ्लूइड है। अब इस कंटेनर, इस सिलेंड्रिकल टैंक था, सिलेंड्रिकल टैंक से उठाकर हमने रेक्टेंगुलर कंटेनर में इस 10 लीटर को भर दिया। तो 10 लीटर इसमें था तो वहां पर भी 10 लीटर ही होगा। उस रेक्टेंगुलर कंटेनर को हम ले गए अपने छत की फर्श पे फैला दिए, तो वहां पर भी फ्लूइड का मास 10, वॉल्यूम 10 लीटर ही होगा। मतलब फ्लूइड का ये जो वॉल्यूम है डियर 10 लीटर, वॉल्यूम आपका कहीं भी किसी भी शेप के कंटेनर में रख दीजिए, वॉल्यूम को आप चेंज नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। दैट मीन्स फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट होता है। मतलब अगर हम बात करें वॉल्यूम, तो वो आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। चलिए अब वॉल्यूम की बात करते हैं। इस 10 लीटर फ्लूइड का हम मास अगर निकाल लें तो हो सकता है इसका मास आ जाए 9 kg या 9.5 kg, कुछ भी आ जाए। अब जो इसका मास आएगा डियर, वो मास अगर हम किसी भी कंटेनर में डालें, किसी भी शेप के कंटेनर में इस 9 kg के फ्लूइड को फिल करेंगे, तो उसका 9 kg का मास हर जगह पर कांस्टेंट होने वाला है। ऐसा थोड़ी है कि अगर सिलेंड्रिकल ट्यूब में भरेंगे तो ये 9 kg होगा और रेक्टेंगुलर में भरेंगे तो 8 kg हो जाएगा या 10 kg हो जाएगा। तो मास आपका कांस्टेंट रहता है। मतलब फ्लूइड का वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, फ्लूइड का मास कांस्टेंट होगा। अब चलिए जरा बात कर लेते हैं शेप। शेप मतलब फ्लूइड का क्या शेप होता है। जैसे सॉलिड का एक निश्चित शेप होता है, और सॉलिड के शेप को अगर आप चेंज करना चाहें तो बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा, वह अपने शेप के चेंज होने का विरोध करता है, रेजिस्टेंस करता है। लेकिन फ्लूइड में ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें डियर फ्लूइड के शेप की बात करें तो फ्लूइड का क्या होता है, कोई भी शेप नहीं होता, नो एनी शेप, नो एनी शेप। ये करता क्या डियर कि फ्लूइड एडॉप्ट दोज शेप इन विच फ्लूइड आर फिल्ड। फ्लूइड जिस भी कंटेनर में फिल किया जाता है यह उसी कंटेनर के शेप को एडॉप्ट कर लेता है। मीन्स फ्लूइड एडॉप्ट शेप ऑफ कंटेनर। फ्लूइड कंटेनर के शेप को एडॉप्ट करेगा इन विच फ्लूइड आर फिल्ड, जिसमें फ्लूइड को हम भरते हैं। इन विच फ्लूइड आर फिल्ड, जिसमें हम फ्लूइड को फिल करेंगे यह उसी के शेप को एडॉप्ट करता है। मतलब अगर सिलेंड्रिकल शेप में इसको हमने कन्वर्ट करके रख रखा है, इसे हम चाहें रेक्टेंगुलर क्यूब शेप में डाल दें तो यह तुरंत रेक्टेंगुलर शेप को एडॉप्ट कर लेगा। मतलब यह अपने शेप को चेंज करने का कोई भी विरोध नहीं करता है। नो रेजिस्टेंस टू चेंज द शेप ऑफ फ्लूइड, यही क्वेश्चन आपका पूछा गया, ये लाइन आपकी पूछी गई है। तो फ्लूइड आपका क्या करता है, नो रेजिस्टेंस टू चेंज द शेप ऑफ फ्लूइड। दैट मीन्स इस लाइन को हम लोग लिख लेते हैं यहां पे हाईलाइट करके, नो रेजिस्टेंस टू चेंज द शेप ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड के शेप को चेंज होने में फ्लूइड कोई भी
रेजिस्टेंस या विरोध उत्पन्न नहीं करता है, जबकि सॉलिड की शेप को आप चेंज करिए तो बहुत पीटना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, बहुत एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर वह अपने शेप को चेंज करता है। तो ये होता है डियर हमारा फ्लूइड का एक सिंपल इंट्रोडक्शन। अब एक थोड़ा सा आपको और टर्मिनोलॉजी बता दे रहे हैं कि जो सब्सटेंस हम लोगों ने बताया फ्लूइड के लिए, तो हमारे नेचर में कितने टाइप के सब्सटेंस अवेलेबल होते हैं, थोड़ा सा उसकी स्टडी हम लोग कर लेते हैं। यदि हम बात करें टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, तो हम ये जानते हैं डियर कि हमारे पास सॉलिड अवेलेबल होते हैं, हमारे पास लिक्विड अवेलेबल हैं, हमारे पास गैस अवेलेबल हैं, गैस के साथ प्लाज्मा हमारे पास अवेलेबल हैं, प्लाज्मा के बाद हमारे पास बोस आइंस्टाइन अवेलेबल हैं, बोस आइंस्टाइन के बाद हमारे पास गॉड पार्टिकल्स अवेलेबल हैं। तो ये सारे 6 टाइप ऑफ सब्सटेंस हमारे नेचर में अवेलेबल हैं, जिसमें से 4 हमारे पास रेगुलर यूज में रहते हैं और 2 पर हमारी ये रिसर्चर मॉलिक्यूल्स हैं, रिसर्चर सब्सटेंस हैं। तो अब बात करते हैं सॉलिड क्या होता है। तो सॉलिड ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं डियर जिसके मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोजली पैक्ड हों और इनके बीच लगने वाला कोहेशन फोर्स बहुत हाई होगा। कोहेशन मतलब सेम मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसके सॉलिड के शेप को चेंज करना बहुत कठिन होगा और सॉलिड में एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो रिएक्शन फोर्स मीन्स जिसे हम स्ट्रेस बोलते हैं इंड्यूस्ड होगा, हाई क्वांटिटी में इंड्यूस्ड होगा और सॉलिड का एक फाइनाइट शेप होगा, एक निश्चित शेप होगा, सॉलिड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। आगे बात करते हैं लिक्विड का कोई भी शेप नहीं होता है, यह आसानी से किसी दूसरे शेप में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड एंड गैसेस। लेकिन इसमें कोहेशन फोर्स की वैल्यू बहुत कम होती है, बट गैसेस में कोहेशन फोर्स निग्लिजिबल होता है, इसीलिए गैस के मॉलिक्यूल्स घूमते रहते हैं, कोलाइड करते रहते हैं। प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा क्या होता है, एक आयोनाइज्ड स्टेट होता है। आयोनाइज्ड स्टेट होता है मतलब अगर हम किसी गैस को गर्म करना शुरू करें, हीट करना शुरू करें तो लगभग 5300 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो गैस अपने आयनों में टूटना शुरू हो जाएगी। आयन का मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में टूटना शुरू हो जाएगी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में जब 5300 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका सब्सट्रैक्शन होना शुरू होगा और लगभग और हम टेम्परेचर राइज करें तो लगभग 11000 डिग्री सेंटीग्रेड से 28000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के बीच में ये गैसेस पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सब्सट्रैक्ट हो चुकी होगी और इस आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ गैसेस को हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं, जिसका टेम्परेचर, प्लाज्मा का एक्चुअल टेम्परेचर 11000 डिग्री सेंटीग्रेड से 28000 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। तो ये होता है हमारा प्लाज्मा और इस प्लाज्मा का हाई टेम्परेचर की वजह से हम लोग यूज करते हैं प्लाज्मा आर्क कटिंग, PAC में, प्लाज्मा आर्क कटिंग में हम लोग यूज करते हैं, प्लाज्मा आर्क मशीनिंग में हम लोग यूज करते हैं, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में। तो ये हमारा प्लाज्मा का यूज होता है। नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग में भी करते हैं। तो ये होता है हमारा नेक्स्ट स्टेट ऑफ सब्सटेंस जिसे हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। तो ये था डियर हमारा सब्सटेंस के बारे में, सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं, गैसेस क्या होते हैं, प्लाज्मा क्या होते हैं, बाकी ये दोनों रिसर्चर पार्टिकल्स हैं। तो आज का लेक्चर हमारा क्या था डियर, इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, इस सब्जेक्ट के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है। इसमें जब हम लोग सिलेबस की बात करेंगे डियर तो हम लोगों को पढ़ना होगा हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोकाइनेमेटिक्स, पास्कल लॉ पढ़ना होगा, आर्किमिडीज पढ़ना होगा, कॉन्टिन्यूटी पढ़ना होगा, है ना, बर्नौली इक्वेशन पढ़ने होंगे
पाइप फ्लो पढ़ना होगा, तो ये चैनल फ्लो पढ़ने होंगे। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को इसमें डिस्कस करनी होगी, जिसे हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे डियर, फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट करेंगे। मतलब फ्लूइड में कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, इन सारे टॉपिक्स को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए माय डियर, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू माय डियर।